हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने बात की थी चावल की। चावल के अंदर अपना प्रजाति तक हो चुका है, उसका बोटनिकल नाम बता दिया मैंने, महत्व बता दिया, कौन सी फैमिली का है, उत्पत्तिस्थान कौन सा है, आहार मूल्य तक हमने बता दिया। अब हम अपने चावल के ऊपर चर्चा कहाँ से करनी है। चावल के ऊपर प्रजाति तक हो गया है, उसके बाद अपना नेक्स्ट रहता है, प्रजाति के बाद आएगा इसके अंदर बीज दर, यानी इसकी बीज दर क्या है, वह बीजोपचार, बीज दर वह बीजोपचार, यानी कितनी सीड रेट चाहिए और उसका बीजोपचार कैसे किया जाता है। तो इसके अंदर दो प्रकार से सीड रेट रहती है। पहली सीड रेट अपने को बता देते हैं कि जो खेत के अंदर, खेत में सीधी बुआई है, सीधी बुआई के लिए, सीधी बुआई के लिए सीड रेट रहता है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर, यानी 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर सीधी बुआई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। दूसरा इसके अंदर सामान्यतः यानी रोपाई के लिए, रोपाई विधि के द्वारा सीड रेट रहता है इसका 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर इसका रहता है। सीधी बुआई के लिए रहता है 80 से 100 किलोग्राम और 40 से 50 किलोग्राम रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद अपने सीड रेट आपको बता दिया। सीड रेट के बाद इसका बीजोपचार, यानी इसका बीजोपचार कैसे किया जाता है। बीजोपचार के लिए अगर बीज के अंदर कुछ ऐसे बीज भी होते हैं जो धोते होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए या इनका उपचार कैसे किया जाता है, तो यानी इसके अंदर आप हेडिंग डालिए कि धोते बीज होते हैं, यानी 1 नंबर पर इसका उपचार करोगे 2% नमक का घोल, 2% नमक के घोल से इसका बीजोपचार किया जाता है। 2% नमक के घोल से बीजोपचार कैसे किया जाता है कि 2% नमक के घोल के अंदर अगर अपने बीज को डुबो दिया, डुबोने के पश्चात जिस बीज के अंदर हल्के बीज होते हैं, धोते बीज होते हैं, वो अपने आप ऊपर आ जाते हैं तैरकर, उसके बाद इसे बाहर भी निकाला जा सकता है। दूसरा इसके अंदर बीजोपचार किससे रहता है, अगर आप इसके अंदर जीवाणु अंगमारी, यानी एक डिजीज है जीवाणु अंगमारी, अगर इसका नियंत्रण, इस बीमारी से इसका उपचार करना चाहते हो तो उपचार करने के लिए इसके अंदर 2.5 ग्राम कार्बेंडिज्म 2.5 ग्राम व 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन क्या किया जाता है, इन दोनों का 45 लीटर पानी के अंदर, 45 लीटर पानी के अंदर घोल बनाकर इसका बीजोपचार किया जा सकता है। 3 नंबर पे अगर इसका बीजोपचार, दो बीजोपचार बता दिया, नमक के घोल से भी उपचार किया जा सकता है। दूसरा अगर जीवाणु अंगमारी के लिए करते हो तो 2.5 ग्राम कार्बेंडिज्म और 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के द्वारा 45 लीटर में घोल बनाकर इसका बीजोपचार किया जा सकता है। उसके बाद अगर अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी बीजों की अंकुरण क्षमता को बढ़ाने के लिए आप बीजोपचार कैसे करोगे, तो इसके अंदर किस घोल का उपचार लिया जाता है, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से उपचारित कर सकते हो। ये था इसका बीजोपचार। उसके बाद आता है नेक्स्ट के अंदर अपने बात करेंगे बुआई। बुआई का समय क्या रहता है, तो बुआई का समय राइस के अंदर रहता है, बुआई का समय राइस के अंदर बुआई का समय क्या रहता है, तो बुआई का समय रहता है इसके मानसून के प्रारंभ में लगता है, यानी आप ये भी लिख सकते हो कि मानसून के प्रारंभ, मानसून के प्रारंभ होने से लेकर
15 जुलाई तक इसकी बुआई व रोपाई की जा सकती है। बुआई व रोपाई आप कर सकते हो। मानसून कब आता है? अपने 73% दक्षिण पश्चिम मानसून यानी वर्षा होती है वो 1 जून को केरल के मालाबार तट पर प्रवेश करता है, जिससे भारी बारिश होती है। तो इसमें मानसून से प्रारंभ होने से लेकर 15 जुलाई तक इसकी बुआई व रोपाई की जा सकती है। अब अपना नेक्स्ट रहता है बुआई का समय हो गया। बुआई के समय के पश्चात इसके अंदर रहता है बुआई की विधियां, यानी बुआई की विधि कौन कौन सी है। तो बुआई की विधि के अंदर आपको बताया जाएगा कि कितने प्रकार की बुआई की विधि है। तो इसके अंदर बुआई की विधि के अंदर पहली रहती है, इसके अंदर बुआई की विधि खेत में सीधी रोपाई या सीधी बुआई, सीधी बुआई। दूसरा इसके अंदर ये रहता है, दूसरा इसके अंदर रहेगा रोपाई विधि द्वारा, रोपाई विधि द्वारा। तो रोपाई विधि द्वारा क्या होता है कि रोपाई में यानी नर्सरी तैयार होने के पश्चात, नर्सरी तैयार होगी उसके बाद सीधी फील्ड के अंदर रोपाई कर दी जाती है। तो इसके बाद अगर खेत में सीधी बुआई की बात की जाए तो ये कितने प्रकार की होती है, इसके कितने प्रकार हैं, यानी इसके अंदर टाइप पूछा जाए तो इसके प्रकार रहेंगे 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन सी होती है? पहली है पंक्तियों में सीधी बुआई, पंक्तियों में सीधी बुआई करना, पंक्तियों में बुआई की जाती है। दूसरा इसका प्रकार क्या रहता है कि लेह युक्त मर्दा के अंदर बुआई की जाती है। अब लेह क्या होता है? जब लेह आ चुका है तो आप इसको क्या, इसका क्या अर्थ होता है लेह का? लेह को आप क्या कहते हो? यानी इसको पंजाब के अंदर कद्दू करना कहा जाता है। किसी के लेह को यानी पडलिंग करना, यानी मर्दा के अंदर पूरा पानी भरकर उसके पडलर यंत्र की सहायता से 2 या 3 गहरी जुताई की जाती है। तो उसके पश्चात कौन सी मर्दा बन जाती है? लेह युक्त मर्दा बन जाती है। तीसरा इसका प्रकार कौन सा रहता है? लेह रहित निचली मर्दाओं के अंदर, निचली मर्दाओं में बुआई की जाती है, में इसकी बुआई की जाती है। तो इसकी बुआई की विधि ये रहती है। और इसके अंदर क्या होता है कि पंक्तियों में बुआई की जाती है। तो लगभग कतार के अंदर 20 सेंटीमीटर की दूरी के अंदर इसकी बुआई की जाती है। लेह मृदा के अंदर क्या होता है कि बीजों को 100 किलोग्राम सीडेट्स को आप इसके अंदर छिड़क दिया जाता है। छिड़काव विधि के द्वारा भी किया जा सकता है। लेह रहित मृदा के अंदर भी इसकी बुआई की जाती है। रोपाई विधि के अंदर आपको बता दिया कि यानी नर्सरी तैयार होती है। नर्सरी तैयार होने के पश्चात तो आप उसको क्या करोगे? सीधा खेत के अंदर यानी उसके अंदर इसकी रोपाई की जा सकती है। खेत के अंदर आप इसकी सीधी रोपाई कर सकते हो। तो बुआई की विधि हो चुकी है। बुआई की विधि के बाद अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या रहता है? यानी अपने प्रजाति के बाद बीज दर व बीजोपचार पढ़ा था। 80 किलोग्राम 100 किलोग्राम सीडेड सीधी बुआई के लिए, रोपाई विधि द्वारा 40 से 50 किलोग्राम, और उसका बीजोपचार मैंने बता दिया कि 2% नमक का घोल है। जीवाणु बीमारी के लिए इन दोनों के यानी 2.5 ग्राम कार्बेंडिज्म और 1.5 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन 45 लीटर पानी में घोल बना के आप इसका बीजोपचार कर सकते हो। लेकिन अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए आप 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से उपचारित कर सकते हो। बुआई का समय भी हो चुका है। बुआई की विधि भी बता दी गई है कितने प्रकार की होती है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहता है अपना बुआई की विधि के बाद रहेगा नर्सरी की विधि, यानी नर्सरी कितने प्रकार की होती है। नर्सरी की विधियां यानी कितने प्रकार से नर्सरी चावल के अंदर तैयार की जाती है, उसका आप चर्चा करेंगे नर्सरी की विधियों पर। तो इसके अंदर कितने प्रकार की होती है? पहली रहती है इसमें अब रहता है, इसके बाद बुआई की विधि हो चुकी। बुआई की विधि के बाद इसमें अपना रहता है नर्सरी की विधियां। नर्सरी की विधि के अंदर पहले रहती है गीली क्यारी विधि। कौन सी रहती है? गीली क्यारी विधि। और दूसरा इसका प्रकार क्या रहता है? दूसरा इसका प्रकार रहता है शुष्क क्यारी विधि।
दूसरा इसका प्रकार क्या रहता है, सूचक क्यारी विधि। और तीसरा इसका प्रकार ये रहेगा कि इसका तीसरा प्रकार रहता है डेपोंग विधि, यानी तीसरी नर्सरी कौन सी है, डेपोंग विधि। और चौथा इसका प्रकार क्या रहता है, चौथा इसका प्रकार ये रहता है कि एसआरआई पद्धति, यानी इसे सीरी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी पद्धति है ये, एसआरआई पद्धति या सीरी पद्धति के नाम से जाना जाता है। इन चारों की अब अपने करेंगे प्रत्येक का डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके अंदर पहले अपने देख लेते हैं गीली क्यारी विधि के अंदर, यानी ये नर्सरी कितनी क्यारी का साइज क्या रहता है, कैसे इसको तैयार किया जाता है। तो इसके अंदर अपने देख लेते हैं गीली क्यारी विधि के अंदर, गीली पहली रहती है गीली क्यारी विधि। पहली कौन सी है, पहली नर्सरी है गीली क्यारी विधि। पहली कौन सी है, गीली क्यारी विधि। तो इसके अंदर क्या किया जाता है मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर 2 से 3 जुताई, यानी पूरी मृदा के अंदर, पूरी मृदा में 2 से 3 जुताई, पूरी मृदा में 2 से 3 जुताई पडलर की सहायता से की जाती है, पडलर की सहायता से की जाती है। यानी मृदा के, पूरी मृदा के अंदर क्या होता है कि पानी भर दिया जाता है, पानी भरने के पश्चात मैंने यहाँ पडलर लिखा है, इस यंत्र के द्वारा, यानी पंजाब में इसे कद्दू करना कहा जाता है, यानी पंजाब में इसे क्या कहा जाता है, कद्दू करना, कद्दू करना कहलाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसे पडलर की सहायता से, इसके फायदे क्या होते हैं, पडलर किसमें सहयोग करता है। पहला इसका सहयोग ये रहता है कि एक तो ये निक्षालन यानी लीचिंग में इसका उपयोग रहता है, यानी नीचे की तरफ पानी का। उसके दूसरी बार आता है ये खरपतवार नष्ट करता है। 2 इसके बेनिफिट होते हैं पडलर, यानी पडलर के फायदे क्या है, इसके लाभ रहते हैं निक्षालन यानी लीचिंग, और दूसरा है खरपतवार नष्ट करना। 2 इसके फायदे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, गीली क्यारी में पूरी मृदा के अंदर पानी भर दिया जाता है, भरने के पश्चात पडलर की सहायता से 2 या 3 जुताई कर ली जाती है। उसके बाद क्या करोगे, जुताई आपने कर ली, जुताई करने के पश्चात आप करोगे क्यारी, यानी प्रति भूमि को नर्सरी में विभाजित करोगे। नर्सरी में विभाजित, यानी विभाजित करने का मतलब आप क्यारियां बनाओगे, इसके अंदर क्यारियां बनानी शुरू करनी है। अब 3 नंबर पे आपने क्यारियां बनानी शुरू की, तो क्यारियों का साइज क्या रहता है, तो इसका साइज ये रहता है कि लगभग 8 × 1.25 मीटर की सहायता से लगभग 50 क्यारियां बनाई जाती है। 8 × 1.25 मीटर की सहायता से लगभग 50 क्यारियां बना ली जाती है। क्यारियां बनाने के पश्चात उसके अंदर, मृदा के अंदर कौन सा उर्वरक डाला जाता है, तो उर्वरक के अंदर ये रहता है कि इसके अंदर 250 ग्राम यूरिया का प्रयोग किया जाता है और 500 ग्राम किसका उपयोग किया जाता है, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट का यूज किया जाता है। बार बार इसके अंदर ये पूछा जाता है कि सिंगल सुपर फास्फेट में, नोट लगा के ये भी लिख सकते हो आप, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहता है कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी रहती है, तो ये पूछा जाता है जेड के अंदर 12%। और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी रहती है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46 और फास्फोरस की मात्रा कितनी रहती है 18%। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है, सल्फर की मात्रा ये बहुत बार पूछा जाता है इस जेड के अंदर, यानी सल्फर की मात्रा 12% रहती है। उसके बाद आपने गीली क्यारी विधि में 250 ग्राम यूरिया और 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट मिला दिया है। मिलाने के पश्चात ये आपकी गीली क्यारी विधि के अंदर ये मेथड रहता है। और उसके बाद क्या करोगे, जैसे ही बुआई से पहले क्या करोगे, बुआई के अंदर, बुआई से पूर्व आप पूरे बीज को साधारण पानी के अंदर, साधारण पानी में 24 घंटे
भिगो दिया जाता है, 24 घंटे भिगो दिया जाता है, दिया जाता है। उसके पश्चात क्या करोगे? उसके पश्चात उसको बाहर निकालने के बाद, बीज को बाहर निकाल लिया, निकालने के बाद उसे हल्की पतले कोई भी है आपके पास कपड़ा है उसे ढक दिया जाता है, चाहे बोरी है चाहे कोई भी है उसे ढक दिया जाता है। ढके इसलिए जाता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के पश्चात बीज अंकुरित होने लगते हैं, क्योंकि इस विधि में अंकुरित बीजों का ही उपयोग किया जाता है। गीली क्यारी विधि में मैंने पहले बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पूरी मृदा के अंदर आप पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद 2-3 जुताई किससे करोगे? पटलर की सहायता से। पटलर के अंदर पटलर से फायदे क्या होते हैं, लाभ क्या होता है? पटलर से लाभ ये होता है कि एक निक्षालन यानी लीचिंग की सुविधा रहती है और दूसरा है खरपतवार नष्ट करना, ये दो इसके फायदे हैं। पंजाब में इसे कद्दू करना भी कहा जाता है। और उसके बाद क्या करोगे? भूमि को नर्सरी में बांट लीजिए, विभाजित करना यानी क्यारियां बनानी शुरू कर देनी। क्यारियों का साइज क्या रहता है? 8 × 1.25 मीटर। क्यारी का लगभग 50 क्यारियां बन सकती है, 50 क्यारी। उसके बाद इसके अंदर क्या मिलाया जाता है? 250 ग्राम यूरिया और 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट मिला दी जाती है। और इस यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा नोट लगा के लिख सकते हो 46% और फास्फोरस की मात्रा 18% रहती है। और सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर सल्फर की मात्रा कितनी रहती है? 12%। ये भी नोट लगा के आप लिख सकते हो। और बुआई से पूर्व क्या करेंगे? पूरे बीज को एक अपने पानी साधारण पानी के अंदर डुबो दीजिए 24 घंटे के लिए। उसके बाद उसको पानी के इसके अंदर अगर धोते भी जब ऊपर आ जाएंगे और उसको सही बीज को बाहर निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद चाहे उसके अंदर कपड़ा, हल्का कपड़ा हो, बोरिया कोई भी रह सकते हो, तो उसको अंदर ढक दिया जाता है पतले कपड़े द्वारा और उसे निरंतर पानी भी दिया जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के पश्चात आप उसमें अंकुरित हो जाते हैं, क्योंकि गीली क्यारी विधि में अंकुरित बीजों को ही उपयोग में लिया जाता है। दूसरी कौन सी विधि रहती है? 2 नंबर विधि रहती है शुष्क क्यारी विधि। कौन सी रहती है? शुष्क क्यारी विधि। शुष्क क्यारी विधि। इसके अंदर भी क्या किया जाता है? इसके अंदर भी मृदा के अंदर 2 या 3 जुताई कर मृदा को क्या कर लिया जाता है? भुरभुरा बना लिया जाता है। भुरभुरा बना लिया जाता है। भुरभुरा बना लिया जाता है। उसके बाद क्या रहता है कि इसके अंदर क्यारी का साइज यानी जो क्यारियां बनाई जाती है नर्सरी के लिए उसका आकार या उसका साइज भी गीली क्यारी विधि के आकार का ही रहता है। 8 × 1.25 मीटर की सहायता से लगभग कितनी क्यारियां? 50 क्यारी बना ली जाती है। और इसकी पौध कितने दिन के अंदर तैयार हो जाती है? लगभग 25 से 30 दिन में शुष्क क्यारी विधि द्वारा पौध तैयार कर सकते हो। ये थी अपने दोनों विधि। और तीसरी विधि कौन सी रहती है? तीसरी विधि अपनी रहेगी, तीसरी विधि इसके अंदर रहेगी अपनी डेपोंग विधि। डेपोंग तीसरी विधि कौन सी रहती है? डेपोंग विधि। डेपोंग विधि। अब इस विधि को कहां से विकसित किया गया है? पहला क्वेश्चन ये भी लिख लीजिए सीधा का सीधा। डेपोंग विधि को कहां विकसित किया गया है? IRRI यानी मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस द्वारा विकसित किया गया है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस के द्वारा कौन सी विधि विकसित की गई है? डेपोंग विधि। डेपोंग विधि के अंदर क्या मेथड रहता है कि इसके अंदर एरिया यानी कितना स्थान चाहिए, एरिया कितना रहता है? इसके अंदर एरिया रहता है 25 से 30 वर्ग फुट स्थान रहता है। उसके बाद इसके अंदर पौध कितने दिन के अंदर तैयार हो जाती है? इसके अंदर डेपोंग विधि में पौध 11 से 14 दिन के अंदर इसकी पौध पूरी तैयार हो जाती है। और इसके अंदर सीड रेट क्या रहता है? डेपोंग विधि के अंदर
सीड रेट रहता है 1.1 से 3 किलोग्राम बीज उपयुक्त रहता है। सीड रेट डेपोंग विधि में 1.5 से 3 किलोग्राम उपयुक्त माना जाता है। ये थी आपकी डेपोंग विधि। उसके बाद चौथी विधि की बात करेंगे अपने। चौथी विधि रहेगी एसआरआई पद्धति या सीरी पद्धति। एसआरआई या सीरी पद्धति। चौथी विधि कौन सी रहती है? एसआरआई या इसे सीरी पद्धति कहा जाता है। कौन सी पद्धति? सीरी पद्धति कहा जाता है। जेट के अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है, डेपोंग विधि वाला। इसमें बार बार क्वेश्चन भी आते हैं। एसआरआई पद्धति के अंदर इस पद्धति को किसने विकसित किया? तो इस पद्धति को 1984 के अंदर किसने विकसित किया? मेडागास्कर नाम एक वैज्ञानिक था जिसने इसको एसआरआई पद्धति, लास्ट पद्धति कौन सी? एसआरआई पद्धति यानी सीरी पद्धति। इसे किसने विकसित किया? मेडागास्कर ने। कब किया? 1984 में। इनमें R/P पूछा जाता है बार बार। 25 सर्वाधिक यानी एसआरआई पद्धति में जो R का मतलब होता है लाइन से लाइन की दूरी, और P का मतलब होता है पौधे से पौधे की दूरी। R/P रहता है इसका 25 और इसके अंदर सीड रेट क्या रहता है? एसआरआई पद्धति के अंदर सीड रेट रहता है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर। इसका सीड रेट उपयुक्त माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू। और माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर भादु के नाम से एक बार लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आपको चैट के लिए +2 के लिए +1 के लिए प्रत्येक मैटर प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।